हेलो एवरीवन, मैं अंकुश वर्मा और आज हम बताएंगे टीचिंग स्किल के बारे में। टीचिंग स्किल एक वैसा स्किल होता है जो पढ़ाने से संबंधित या फिर उससे रिलेटेड होता है। टीचिंग स्किल में टोटल 10 स्किल होते हैं, कहीं कहीं पर भी इससे कम भी रहते हैं, ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन हम 10 लेकर के चलते हैं। और 10 में से पहला है माइक्रो टीचिंग, और माइक्रो टीचिंग का एक भाग है बोर्ड राइटिंग स्किल। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बोर्ड राइटिंग स्किल मतलब कि बोर्ड पर किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में आज हम बोर्ड राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है और इन्हीं सब पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि बोर्ड पर हम लोग को किस तरह से लिखना चाहिए। इसमें से पहला है स्टैंडिंग एंगल। स्टैंडिंग एंगल का मतलब ये हुआ कि बोर्ड पर हम लोग को किस तरह से खड़ा होकर के पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल से हम लोग को बोर्ड पर खड़ा होकर के लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरह से हम लिख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं पीछे उनको हम जो लिख रहे हैं वो दिखता ही नहीं, और स्टूडेंट बोले सर सर थोड़ा साइड थोड़ा साइड। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। हमारा जो स्टैंडिंग एंगल है वो 45 डिग्री ऐसे होना चाहिए, जैसे अभी हम खड़ा है उस प्रकार से होना चाहिए और फिर लिखना चाहिए, ताकि बच्चों को दिखने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडिंग एंगल। और दूसरा हम बात करेंगे प्लान के बारे में। प्लान का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको प्लान करना है कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरह के डायग्राम्स का यूज़ करना है और किन किन चीज़ों के बारे में बात करना है, कैसे समझाना है, उन सब के बारे में आपको प्लान करना चाहिए कि हम किस प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में जल्दी आए। और समझाने के लिए हम लोग कुछ बेसिक से डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो गया प्लान। और थर्ड में है क्लियर एंड लीजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड पर हम लोग को ऐसे लिखना है ताकि दिखे और पढ़ने योग्य हो। मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा क्लियर, ऐसे ऐसे लिख दिए ताकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा ना हो कि हमारा जो राइटिंग है वो डॉक्टर से भी और बढ़िया हो जाए। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब। तो हम जो लिखेंगे बोर्ड पर वो क्लियर होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए, यानी कि साफ रहना चाहिए और बच्चों को दिखने योग्य रहना चाहिए और पढ़ने के लायक रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो राइटिंग है बोर्ड का वो डॉक्टर से भी और बढ़िया हो जाए, तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। और तीसरा अलाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर आप देखते होंगे जब भी आप बोर्ड पर लिखते होंगे, तो मान लीजिए यहाँ से शुरू किया लिखने के लिए और लिखते लिखते नीचे से चला गया ऊपर, यहाँ से स्टार्ट किया और लिखते लिखते ऊपर चला गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम जो लिखेंगे वो हमारा सरल होना चाहिए, यानी कि सीधा होना चाहिए। जिस प्रकार से भी हम लिखें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से लिख रहे हैं और वहाँ से ले गए, या फिर यहाँ से लिख रहे हैं धीरे धीरे नीचे आ गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह से क्या है ना कि जो बोर्ड का जो लीजिबल है, यानी कि देखने का जो मजा है वो खराब लगता है, तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का मतलब ये हुआ कि आप लिखते वक्त आप कम से कम 3 से 4 मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, कलम का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मान लीजिए ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये 4 कॉमन है। और विभिन्न कलरों का उपयोग आप अनेक कामों में कर सकते हैं, जैसे किसी भी विशेष चीज़ को हाईलाइट करने में या फिर कुछ पॉइंट को लिखने में आप कलर पेन का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर स्पेस विथ वर्ड एंड लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी कोई लेटर लिखें या फिर आप जब भी कोई वर्ड लिखें, तो उसके बीच जो एक स्पेस है वो एक स्टैंडर्ड स्पेस होना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा स्पेस, तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये बढ़िया है। लेकिन अब हम लिखते हैं ऐसे, देखिए, तो इसके बीच का जो स्पेस है वो कितना ज़्यादा हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए पूरा सटा हुआ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ताकि जो दिखने के लायक है वो खराब हो जाए। मतलब एक बढ़िया सा कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए वर्ड और लेटर के बीच में। फिर है टू मेक ए मिस्टेक इंटेंशनली। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी कुछ बता रहे हैं तो आप जानबूझकर गलती करें। तो जानबूझकर गलती करने से ये होगा कि इससे पता चलेगा कि बच्चों को याद है कि नहीं है। यदि आप जानबूझकर गलती करते हो तो यदि बच्चों को याद होगा तो वो आपको फटाक से जवाब देंगे कि नहीं सर आप ये गलत बता रहे हैं, ये वाला ऐसे होगा। तो ये था ये वाला। उसके बाद है पर्सनल मैटर। जब भी आप टीचिंग करते हो तो पढ़ाते वक्त आपको पर्सनल मैटर का यूज नहीं करना है, यानी कि मान लीजिए जब घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आप जब पढ़ाने आ रहे हैं तो सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल लें, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या है, फिर वहाँ का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। फिर है लीव द बोर्ड एज यू वांट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पढ़ा लिया और अगली घंटे मान लीजिए कोई दूसरे सर का है, तो हमारा क्या होना चाहिए कि हम जो पढ़ाएं उसके बाद हमारा जो बोर्ड है वो पूरा क्लीन कर देना चाहिए।